और ये बात दोनों लोगों पे लागू होती है, आदरणीय अजीत पे भी, आदरणीय श्याम सुंदर जायसवाल पे भी। लेकिन मानिए ऋषभ जी, नो बडी हैव द मैजिक स्टिक, किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है जी। हम एक शुरुआत कर रहे हैं। और मैं आदरणीय अजीत जायसवाल जी को मैं अभी न तो दोषयुक्त और ना ही दोषमुक्त दोनों नहीं करता हूँ। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि दोषयुक्त हैं, ये भी नहीं कह रहा हूँ दोषमुक्त हैं। जी। आज पार्टी की और पार्टी की नीतियों की बात करने वाले लोग इस बात का ध्यान दें कि उस समय भी श्याम सुंदर जायसवाल बसपाई थे और इन दोनों लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। वो लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो आदरणीय श्याम की नजर में वो लोग बुरे हैं जो अजीत के साथ हैं, और अजीत की नजर में वो लोग बुरे हैं जो श्याम के साथ हैं। लेकिन ये दोनों न सिर्फ हम बल्कि ये जनता आपसे सवाल करेगी और जवाब हर उस आदमी को देना पड़ेगा जो सत्ता में बैठने का ख्वाब रखता है, जो नगर का या भाजपा से जो टिकट मांग रहे हैं वो लोग कितने भाजपा के हैं, टिकट मिलने के बाद भी वो भाजपा के हैं कि नहीं है, ये संगठन देखेगा। और रही बात हमारी, तो मैंने कहा कि टिकट मिलने या न मिलने से। नमस्कार साथियों, आप सभी देख रहे हैं इंडिया राइज मीडिया और मैं हूं आपके साथ ऋषभ मौर्य ऋषि। और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक नए शख्सियत से जो बरहज में फेमस भी हैं और ये पिछड़े वर्ग के भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री भी हैं। तो इनका नाम है अमित कुमार जायसवाल। तो सबसे पहले अमित जी, आप एक साधारण व्यक्ति से कैसे जिला महामंत्री तक का सफर आपने तय किया, ये हमको बताइए। देखिए, भले ही मैं जिला महामंत्री हूँ लेकिन अभी भी बहुत अत्यंत साधारण व्यक्ति हूँ। और रही बात राजनीति में आने की, तो चूंकि संघ के विद्यालयों से शिक्षा मिली है, शिशु मंदिर का विद्यार्थी रहा हूँ, तो शुरू से ही राष्ट्रवाद की भावना सिखाई गई है, पढ़ाई गई, बताई गई है। और जैसे विद्यार्थी जीवन से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ाव रहा, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा से मैं लगभग 1.5 से 2 साल में युवा मोर्चा का कोषाध्यक्ष भी रहा। उसके तुरंत बाद मैं पिछड़ा मोर्चा का जिला महामंत्री बना। तो कहने का मतलब ये राजनीतिक यात्रा इसको नहीं कहेंगे, बहुत छोटी सी चीज़ है। और रही बात भाजपा तो उस समय से ही अच्छी लगती है जब भाजपा समझ में भी नहीं आती थी। ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन में जब हम लोग कमल के फूल को बड़ा होता हुआ देखते थे, तो बिना कुछ समझे और जाने हुए भी खुद को बड़ा अच्छा लगता था कि भाजपा जीत रही है या भाजपा आगे बढ़ रही है, भले उस समय राजनीतिक समझ हम लोगों की नहीं होती थी। तो ये एक छोटी सी बात है और हम लोग उतने ही साधारण हैं जितना आम आदमी जैसा ही सब कुछ है। मतलब शुरू से ही आपका लगाव भारतीय जनता पार्टी से रहा है? जी हाँ, व्यक्तिगत रूप से शुरू से लगाव भारतीय जनता पार्टी से रहा। बीच में जब मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी नहीं था तो थोड़ा सा व्यतिक्रम कहीं हुआ, लेकिन विचारधारा वही रही। और अब तो खैर भारतीय जनता पार्टी के हम लोग पदाधिकारी हैं, तो तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। जिला महामंत्री के पद पर रहकर आपने बरहज की जनता के लिए क्या क्या योगदान किया है, क्या क्या कार्य किया है, जरा बताइए। देखिए, ये संगठन का दिया हुआ पद है, संगठन में हम लोग काम करते हैं, तो पार्टी ने मान सम्मान दिया। और किसी प्रकार का कोई संवैधानिक पद नहीं है, किसी प्रकार की कोई विशेष शक्तियाँ प्राप्त नहीं हम लोगों को कि हम लोग बहुत बेहतर कार्य कर सकें। लेकिन इंडिविजुअली कोरोना काल में हम लोगों ने अपने समूह, अपने संगठन के द्वारा, अपनी मित्र मंडली के द्वारा ढेर सारे सराहनीय कार्य हम लोगों ने किए, जिसको समाज ने सराहा भी। और समय समय पर आम लोगों की जो जन समस्याएं होती हैं उसको लेकर के भी उचित अधिकारी से, सक्षम अधिकारी से बात करके उनकी समस्या का निराकरण करने की कोशिश होती है। और पूरी कोशिश ये की जाती है कि अगर पार्टी ने इस प्रकार का पद दिया है तो कहीं किसी व्यक्ति के साथ कहीं कोई अन्याय ना हो। अगर व्यक्ति जेन्युइन है, उसका काम जेन्युइन है, वो सही है, तो पूरी कोशिश की जाती है कि उसको समस्याओं का सामना ना करना पड़े और उसकी बात हर जगह, हर फोरम पे उठाई जाती है। जी, हमने अक्सर देखा है आप हमारे बरहज विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी से मतलब हमेशा मिलते जुलते रहते हैं। तो आपको विधायक जी कैसे लगते हैं और उनका कार्य कैसा लगता है? आप उनके साथ मिलकर क्या क्या कार्य किए हैं? देखिए, विधायक का जो पद होता है, मुझको नहीं लगता है कि विधायक, एक चुना हुआ व्यक्ति विधायक हो सकता है। अगर जिसको लोगों ने चुन दिया वो विधायक हो जाएगा। ऋषभ बाबू, आप भी कल विधायक हो सकते हैं, रास्ता चलता हुआ एक आदमी भी एक विधायक हो सकता है जी। लेकिन विधायक होने के साथ साथ जो जनप्रतिनिधित्व का जो गुण होता है, वो गुण हमारे बरहज विधानसभा के विधायक के अंदर कूट के भरा है। और आपने देखा होगा कि आमतौर पे जो जनप्रतिनिधियों के पास जाने में जो आम लोगों को डर लगता है, वो डर वहाँ पे नहीं लगता। एक बड़ी शानदार सा कम्युनिकेशन होता है। जी, ये बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि हमने भी विधायक जी से हमने भी मुलाकात की है। वो एकदम सरल तरीके से और एक परिवार के जैसे मतलब फीलिंग आती है जब हम लोग उनसे मिलते हैं। तो जी बिल्कुल, आपके भी अनुभव अच्छे हैं। तो मैं उनके बारे में सिर्फ यही कहूँगा कि देखिए, विधायक कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन जनप्रतिनिधि होना, जननायक होना, अपने लोगों का नेतृत्व कर सकना, ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। और मुझे लगता है कि जब वो विधायक नहीं थे तो भी विधायक से भी बढ़ करके लोगों के लिए कार्य कर जाते थे। आज तो ईश्वर की कृपा से, उनके अपने व्यक्तित्व से, उनकी अपनी मेहनत से, पार्टी के प्रभाव से, आम लोगों से जुड़े सरोकारों से वो विधायक हैं, तो सोने पे सुहागा है। और उनका व्यक्तित्व न सिर्फ बरहज विधानसभा बल्कि बरहज विधानसभा से आगे उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी के भी संज्ञान में है।
और काफ़ी गर्व होता है उनके साथ काम करके। और विधानसभा चुनाव में मैं उनके साथ फ्रंट लाइन पे था और फ्रंट लाइन पे काम रह करके काम करने में अच्छा लगता है। जी, आप जिला महामंत्री के पद पर हैं, तो आपको तो कुछ मतलब अनुमान होगा कि क्या हो सकता है। अभी मतलब नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, तो अध्यक्ष पद के लिए हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है, मतलब 2 दिन में कहा है फैसला लेने के लिए चुनाव आयोग को, कि जल्द से जल्द फैसला ले कि कौन से मतलब कास्ट के लोग मतलब चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी आप बताइए कि आपके मतलब हिसाब से कौन लगता है किसको टिकट मिल सकता है, कौन ऐसा सक्षम व्यक्ति होगा? देखिए, सक्षम तो बीजेपी का हर कार्यकर्ता होता है। वो व्यक्ति जो संगठन में काम करता है वो निश्चित रूप से सक्षम ही है। रही बात चुनाव लड़ने की, तो मेरी भी एक छोटी सी प्रत्याशिता नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए है। अच्छा। लेकिन फिर भी संगठन जिसको टिकट दे। आपकी तरफ से कौन है? मेरी तरफ से मैंने अपनी खुद दावेदारी ठोकी है, और अगर महिला सीट होती है तो मेरे माताजी इसके लिए सशक्त उम्मीदवार हैं। लेकिन फिलहाल आपकी माताजी का शुभ नाम? श्रीमती प्रेमलता जायसवाल। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को एक छोटा सा कार्यकर्ता मानता हूँ। मुझको लगता है कि मुझे अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने हेतु अभी ढेर सारे कार्य करने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी प्रत्याशिता के मैं उस दौड़ में हूँ। मैं अपने आप को सबसे पीछे मानता हूँ, सबसे छोटा कार्यकर्ता मानता हूँ। आगे संगठन जिसको भी टिकट देगा, मैं खुलेआम कहता हूँ, जिसको भी टिकट दे, तन मन धन से हम लोग उसके साथ रहेंगे। और सीट अनुसूचित हो या फिर सामान्य या फिर पिछड़ी, जीतेगी तो भाजपा ही। जी, आपका ये मतलब कहना है? हाँ, बिल्कुल भाजपा ही जीतेगी, क्योंकि उसके पीछे कारण है। भाजपा ने बड़ी ईमानदार सी राजनीति की है। भाजपा ने आम जनमानस तक पहुंचने की जो जिजीविषा दिखाई है, जो पराकाष्ठा भारतीय जनता पार्टी ने दिखाई है, वो लोगों को समझ में आ रही है। एक दलित परिवार जो ये समझता था कि उसको आंख बंद करके वोट हाथी पे देना चाहिए, या हमारा यारो समाज या हमारा मुस्लिम वर्ग जो ये सोचता था कि नहीं, आंख बंद करके हमको साइकिल पे देना चाहिए, वो जब विकास की इस दौड़ में अपने आप को दौड़ता हुआ पाता है तो उसको महसूस होता है कि नहीं भाई, ये तो बीजेपी है, ये तो बिना किसी भेदभाव के काम कर रही है। ये आवास देने से पहले ये नहीं देखती है कि आवास हिंदू को मिला, मुस्लिम को मिला, यादव को मिला या किसी जायसवाल को मिला। ये आयुष्मान कार्ड देने से पहले ये नहीं देखती है कि ये आयुष्मान कार्ड किसी हरिजन को मिल रहा है या किसी मुसलमान को। तो भेदभाव रहित राजनीति करने का जो भाजपा ने जो कार्य कर दिखाया है, ये आज के इस परिदृश्य में समाज के हर वर्ग को स्वीकार है, इसलिए आएगी तो भाजपा ही। जी, आपको क्या लगता है, आपने पार्टी के लिए बहुत सारे काम किए हैं, तो आपको टिकट मिलेगा क्या? देखिए, आप अगर ओबीसी होता है, देखिए आप बहुत ढेर सारे कार्य, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत ढेर सारे कार्य किए हैं, लेकिन मैं जब से भाजपा में हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं संगठन द्वारा दिए गए कार्य हों या सामाजिक स्तर पर जो दिए गए कार्य हों, मैं उसको करता रहूँ। और मैंने कहा ना आपसे कि मैं टिकट पाने की दौड़ में सबसे पीछे हूँ, मैं सबसे नौजवान कार्यकर्ता हूँ। निश्चित रूप से जो लोग टिकट मांग रहे हैं, या आप देखिए कि जो लोग टिकट मांग रहे हैं वो लोग भाजपा के हैं, या भाजपा से जो टिकट मांग रहे हैं वो लोग कितने भाजपा के हैं, टिकट मिलने के बाद भी वो भाजपा के हैं कि नहीं है, ये संगठन देखेगा। और रही बात हमारी, तो मैंने कहा कि टिकट मिलने या न मिलने से कहीं से मेरी व्यक्तिगत राजनीति या व्यक्तिगत समाज सेवा प्रभावित नहीं होती है। क्या लगता है आपको, अगर जो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, पहले उनका मतलब चरित्र या फिर जो भी कहें वो अच्छा नहीं रहा है, क्या उसको पार्टी चुनेगी? पार्टी मतलब देखिए, मुझे नहीं लगता कि देखिए, पार्टी विद डिफरेंस, ये बीजेपी का मैंडेट रहा है, ये बीजेपी की विचारधारा रही है, और कोई भी ऑफिशियल कोई ये कहे कि नहीं बीजेपी मुझको टिकट देने वाली है, संगठन इस बात को देखता है कि कौन संगठन के प्रति कितना कार्य कर रहा है। और अभी भी हमारे जिला प्रभारी आदरणीय सुनील गुप्ता जी ने एक बैठक लेने के दौरान कहा कि मैं बीजेपी के उन सभी टिकट मांगने वाले लोगों से उम्मीद करता हूं कि अपना वो नोटरी बनवा के हमको देंगे, एक नोटिफिकेशन देंगे कि वो टिकट मिलने के बाद उनको अगर टिकट नहीं मिलता है और जिस किसी प्रत्याशी को टिकट मिलता है उसका वो विरोध नहीं करेंगे। तो देखिए, मैंने कहा मैं सबसे पीछे हूँ, टिकट मिलता है तो बहुत अच्छा, अदरवाइज जिसको टिकट मिलेगा उसके नेतृत्व में वो चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। और सबसे बड़ा योगदान तो अपने यशस्वी विधायक का रहेगा, क्योंकि विधायक जी के कार्य करने का जो तरीका है, आदरणीय विधायक जी के जो प्रचार करने का तरीका, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का जो तरीका है, और उन क्षेत्रों में भी हमारा वोट बैंक बढ़ा है, उन क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियां पहुंची हैं, जहां बरहज नगर पालिका के उन क्षेत्रों में जहां भाजपा कमजोर हुआ करती थी, जो बूथ कमजोर थे, वहाँ भी आदरणीय विधायक का बड़ा सकारात्मक प्रभाव है। लेकिन ये निश्चित रूप से नगर पालिका अध्यक्ष जो लोग रह चुके हैं, उनकी अपनी व्यक्तिगत कमी कही है या उनकी अपनी कोई व्यक्तिगत बात कही है या क्या है उसमें मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी बात ये जरूर कहूँगा कि पारदर्शिता पूर्ण होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ बड़ा बेहतर है, मैं सब कुछ आकर के सही कर दूंगा।
लेकिन मानिए ऋषभ जी, नो बडी हैव द मैजिक स्टिक, किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है। जी हम एक शुरुआत कर सकते हैं, एक तरीका अपना सकते हैं जिसको लेकर के आगे बढ़ा जा सकता जी। है। अगर कोई भी व्यक्ति आता है, नया आता है, तो पहले तो वो शुरुआत करेगा ही, मतलब स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं रहता है, ये बात रहती है। जी बिल्कुल, एक्सपीरियंस देखिए काम करने से ही होता है। जी और व्यक्ति नया जो होता है वही पुराना होता है, और पुराना व्यक्ति भी कहीं न कहीं पहले नया रहता है। जी, जैसे क्योंकि आप हर रोज हमें सीखने को मिलता है और हर रोज नया सीखना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, व्यक्ति का जीवन जब तक होता है तब तक सीखता है। जैसे आप अभी पत्रकारिता के इस दौर में हैं, आप ही कल को सीनियर होंगे। जी आप ही अपने बरहज नगर से निकल करके गोरखपुर मंडल में जाएंगे, गोरखपुर मंडल से फिर आप प्रदेश स्तर तक की पत्रकारिता करेंगे। इस पर वो दिन मिला है जब आप राष्ट्रीय फलक पे चमके। तो हर पुराना व्यक्ति पहले नया है। और देखिए, नए आदमी को सिर्फ ये कह के रिजेक्ट कर दिया जाए कि वो नया है, ये सही नहीं होगा। मैं एक भारी बात कहूँगा, एक बड़ी बात कहूँगा, किसी साहित्यकार ने कहा है कि जो वृक्ष अपने आने वाली कोपलों का, अपने आने वाली कलियों का, नए नए पत्तों का स्वागत नहीं करते, वो वृक्ष ठूंठ बन के रह जाते हैं। वृक्ष की हरियाली तभी तक है जब उसमें हरे पत्ते आने लगें और वृक्ष उन हरे पत्तों का स्वागत करे, क्योंकि बिना पत्तों के वृक्ष नहीं है। अगर हम स्वागत नहीं करेंगे अपनी नई पीढ़ी का, उसको हर जगह उसको डेमोलाइज करने की कोशिश करेंगे, उसको नैतिक रूप से उसको हम दबाएंगे, उसका प्रोत्साहन नहीं करेंगे, लेकिन मानिए वो सामने वाले का अस्तित्व दिन प्रतिदिन छोटा होता है। क्योंकि दुनिया का महान व्यक्ति वही है जिसको अपने सामने खड़ा हुआ छोटे से छोटा व्यक्ति भी महान दिखे। उसमें देखिए, 2 दिन पहले की बात है, हम अमरेंद्र गुप्ता जी से मिले थे, तो उन्होंने अजीत जायसवाल जी का नाम लेकर उनके ऊपर बहुत सारे मतलब भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और वो सुर्खियों में भी नजर आते रहे हैं। तो उस पर आपका क्या कहना है? क्या वो मतलब जो भी घोटाला हुआ था, क्या वो सही था? देखिए, आपने अच्छा सवाल किया जी। देखिए, अमरेंद्र गुप्ता जी ने पूर्व चेयरमैन अजीत जायसवाल के भ्रष्टाचार के बारे में जो कुछ उन्होंने आपसे कहा, क्या कहा नहीं कहा, मुझे इंटरव्यू मैंने पूरा सुना नहीं, लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सही है और तमाम समाचार पत्र भी इस बात की गवाही देते हैं और समय से पूर्व उनका निष्कासन होना भी इस बात को दर्शाता है। लेकिन हाँ, ये भी सही है कि अजीत जायसवाल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने कार्य किया है और वो बड़ा समय बहुत शानदार बीता है, हम सभी के नेता रहे हैं। लेकिन हाँ, ये भी सही है कि बरहज नगर में उनकी बहुत एक अच्छी पकड़ हुआ करती थी, उसके चलते वो चेयरमैन बने, लेकिन समय से पूर्व ही उनका सस्पेंशन हुआ, टर्मिनेशन हुआ, सचिव स्तर तक की चिट्ठियाँ आई, रिकवरी के आदेश हुए। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हम अपने नेता को लाख चाह के भी डिफेंड नहीं कर सकते जी, लेकिन रिकवरी के आदेश तो आए थे, लेकिन अगर कहीं ना कहीं उसमें कमी होगी या फिर वो ऐसा कुछ नहीं किए होंगे, तभी आज तक उनके ऊपर कोई मतलब नहीं हो पाया, कुछ एक्शन नहीं हो पाया। अतीक अहमद को उसके सारे गुनाहों के बाद उसके उम्र के इस दौर में सजा होने का रास्ता खुला है। तो आप ये कहें कि सारे आरोप के बावजूद अभी तक ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कह करके आप किसी के आरोप को हल्का नहीं कर सकते। किसके ऊपर सजा का कब कौन सा दौर आए, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, ये अलग चीज़ है। और ये बात सही है कि अमरेंद्र गुप्ता अकेले इस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं आदरणीय अजीत जायसवाल जी को मैं अभी न तो दोषयुक्त और ना ही दोषमुक्त दोनों नहीं करता हूँ। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि दोषयुक्त हैं, ये भी नहीं कह रहा हूँ दोषमुक्त हैं, लेकिन जो कुछ संज्ञान में आया है उससे ये लगता है कि हाँ, लोचा तो है भाई, क्योंकि समाचार पत्र इस बात की तस्दीक करते हैं, तमाम रिकवरी के आदेश हैं। आप क्यों नहीं कह सकते? क्या आप मतलब कुछ करीबी हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो हमारे करीबी नहीं रहे। ये बात सही है कि उनके साथ हम लोग, एक दौर था जब अजीत जायसवाल जी के साथ हम लोग रहते थे। कहीं डाउट है आपको कि ना नहीं, वो नहीं होंगे चाहे होंगे? नहीं, इस बात का कोई डाउट नहीं, क्योंकि जब आदरणीय कोर्ट ने और सरकार ने उनको सस्पेंड कर दिया, उनको टर्मिनेट कर दिया, तो मेरे ना कहने से वो बरी नहीं हो जाएंगे। ये तो इसका तो मान लीजिए, क्योंकि कोर्ट को लगा, डीएम की चिट्ठी के बाद कोर्ट को लगा कि वो दोषयुक्त हैं, दोषी हैं, तभी तो समय से पहले वो सस्पेंड हुए और बर्खास्त तक हुए। बर्खास्त कौन होता है? भ्रष्टाचार के आरोप में आपका बर्खास्त होना क्या कहता है? उसके बावजूद भी आप साफ और स्वच्छ नगरपालिका प्रशासन का अगर आप लोगों से ये बात कहते हैं तो लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि अजीत जायसवाल जी के 4-5 साल के कार्यकाल में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो बड़ी अच्छी थी। जैसे पत्रकाश की व्यवस्था उन्होंने की, घाटों का निर्माण भी कराया और नगरपालिका में एक शांत भय युक्त वातावरण बना रहा। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है, उस कहानी को कोर्ट ने संज्ञान में लिया
इसके पीछे क्या किया हुआ उसको कोर्ट ने संज्ञान में लिया, और कोर्ट ने संज्ञान में लेकर के जी, उसके हमने बाद अमरेंद्र गुप्ता से एक सवाल पूछा था, क्या आपके ऊपर गैंगस्टर का मतलब वो लगा था क्या, गैंगस्टर लगा था? तो उन्होंने कहा कि गैंगस्टर तो अजीत जायसवाल के ऊपर लगना चाहिए क्योंकि वो शराब के मामले में पकड़े गए। क्या ये बात सच है? देखिए, शराब के मामले वाला प्रकरण मुझको नहीं याद है, लेकिन गैंगस्टर लगना, जैसे देखिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। भाजपा के सत्ता और सरकार संगठन में ना रहने के दौरान जो विपक्षी पार्टियों का दमनकारी चक्र चलता था, उस दौरान उनकी कुत्सित नीतियों का विरोध करने के कारण जरूर कुछ मुकदमे सबके ऊपर लंबित रहे होंगे, और किसी किसी व्यक्ति का मुकदमा उसका अपना व्यक्तिगत मुकदमा भी होता है। अब ये देखिए कि गैंगस्टर एक्ट किस मामले में लगा। उस समय की समाजवादी पार्टी सरकार और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार की कुत्सित नीतियों का विरोध करने के कारण लगा, या कोई और कारण है। तो मुकदमा दर्ज होने का मतलब ये कहीं नहीं हुआ कि वो व्यक्ति उस मुकदमे में निरुद्ध हो गया, उस मुकदमे में दोषी हो गया, सजा याफ्ता हो गया। ये देखिए कि उसकी जड़ कहाँ है। अगर गैंगस्टर एक्ट लगा होगा तो निश्चित रूप से पूर्ववर्ती दमनकारी हिंदू विरोधी, राष्ट्रवाद विरोधी सरकारों की कुत्सित नीतियों के ही यही कारण मुकदमा दर्ज हुआ होगा, और इसमें ऐसी कोई बात नहीं। और मान लीजिए अगर आप विपक्षी पार्टियों की बात कर रहे हैं तो पिछला चेयरमैन पद का चुनाव, ये आप मैं लोगों से कहूँगा जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पिछला चेयरमैन पद का चुनाव आदरणीय अजीत जायसवाल ने वर्तमान के बसपा से चुनाव लड़ रहे श्याम जायसवाल के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था जी। आज पार्टी की और पार्टी की नीतियों की बात करने वाले लोग इस बात का ध्यान दें कि उस समय भी श्याम सुंदर जायसवाल बसपाई थे, और इन दोनों लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। आज ये दोनों लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो आदरणीय श्याम की नज़र में वो लोग बुरे हैं जो अजीत के साथ हैं, और अजीत की नज़र में वो लोग बुरे हैं जो श्याम के साथ हैं। लेकिन ये दोनों लोग अपनी स्वेच्छा से एक साथ चुनाव लड़े तो सब ठीक है जी। ये लोग अपनी स्वेच्छा से एक साथ चुनाव लड़े, एक साथ प्रचार करें तो सब ठीक है। समर्थक इधर हो जाए तो समर्थकों से नाराजगी हो जाती है, तुरंत सिस्टम से, सॉफ्टवेयर से डिलीट करना शुरू हो जाता है, लोग नमस्कार का जवाब नहीं देना शुरू करते, क्योंकि एक आम धारणा बन गई है कि ऋषभ, ये लड़का क्या जानेगा, ऋषभ तो पीछे पीछे चलना चाहिए। ऐसा नहीं होगा। अब हम लोग सवाल करेंगे, न सिर्फ हम बल्कि ये जनता आपसे सवाल करेगी, और जवाब हर उस आदमी को देना पड़ेगा जो सत्ता में बैठने का ख्वाब रखता है, जो नगर का नेतृत्व रखने का ख्वाब रखता है। और ये सवाल मेरे लिए भी बनता है, कोई मुझसे भी पूछेगा तो मेरे लिए भी सवाल बनता है कि मैंने अगर भविष्य में कुछ गलतियां की होंगी, आज अगर कोई गलती कर रहा हूँ तो उसका कारण क्या है। ये सवाल मेरे ऊपर भी सारे नियम मेरे ऊपर भी लागू होता है। मतलब श्याम जायसवाल और अजीत जायसवाल जी पहले मतलब एक साथ रहा करते थे, है ना? एक साथ रहा करते थे नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा। पिछले चेयरमैन पद के चुनाव में श्याम जायसवाल और अजीत जायसवाल दोनों लोगों ने एक साथ मिलकर चेयरमैन पद का चुनाव लड़ा। श्याम जायसवाल ने भरपूर समर्थन किया अजीत जायसवाल का, तब उनकी जीत हुई थी। तो अजीत जायसवाल चुनाव हारे थे उस समय, उमेश सिंह से चुनाव हार गए थे, 700 कुछ वोट से चुनाव हारे थे। यानी उस समय आपको जरूरत पड़ी तो आप श्याम जायसवाल के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हो, और आज आप श्याम जायसवाल के खिलाफ हो। यानी आपने जो 5 साल किया, वो 5 साल पहले जो किया वो भी सही है, और 5 साल बाद जो आप कर रहे हो वो भी सही है। कार्यकर्ता गलत हो जाता है। ये अपना अपना नेतृत्व है, तो इसी के साथ हम अंत करते हैं। अपना नेतृत्व नहीं, अपना अपना चरित्र कहिए इसको। ये चरित्र है, नेतृत्व चरित्र है कि हम अपनी सुविधा के हिसाब से अपने दोस्त और मित्र, अपने दुश्मन तय करते हैं, सुविधा के हिसाब से, ना कि विचारधारा के हिसाब से जी। और ये बात दोनों लोगों पे लागू होती है, आदरणीय अजीत पे भी, आदरणीय श्याम सुंदर जायसवाल पे भी। क्या दोनों लोग एक दूसरे के खिलाफ तो हैं, लेकिन एक ही साथ लोग लड़ेंगे मिलकर। ठीक है, जनता जागरूक है, जनता इसके बारे में फैसला करे, और वो चाहेगी तो आप अपना प्रतिनिधित्व, अपना अध्यक्ष चुनेगी जिसको अच्छा लगे। तो इसी के साथ ऐसे ही मेहमान हम आपके बीच लाते रहेंगे, और आप देखते रहिए इंडिया राइज मीडिया। धन्यवाद अमित जायसवाल जी, आपका बहुत बहुत। जी बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ जी। और पत्रकारिता, बरहज नगर की पत्रकारिता में आप एक उभरते हुए चेहरे हैं। हम सबकी मंगल कामनाएं आपके साथ हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप हमेशा सत्य के साथ रहेंगे जी, और बहुत जल्द हम लोग चाहते हैं आपको प्रदेश स्तर से लेकर के आप देश की राष्ट्रीय मीडिया में भी अपना परचम फहराएं। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा चैनल आप लोग देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ जी।